हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम लोग बात कर रहे थे। अब क्लिनिकल फार्मेसी का हमारा पहला टॉपिक हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम दूसरा यूनिट जब बात करेंगे तो हमारा मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग, एडवाइस फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन ड्रग्स और मेडिकेशन हिस्ट्री। ये इस तरह से आप देखेंगे तो डी फॉर्म के सिलेबस में कैटेगराइज किया है, या मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स में ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम बात करने हैं मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वैल्यू पेशेंट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट क्या हो गया, किस तरह से ड्रग को डिस्पेंस करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। क्यों? विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक जो ड्रग्स है उसका क्या हो गया, डेवलपमेंट कितना ज़्यादा होता जा रहा है। एक तो वो पोटेंट है, बहुत ज़्यादा कम डोज में ही इफेक्ट दे सकती है सिंथेटिक। पहले क्या आयुर्वेदिक ड्रग थी, आप बोलते थे एक पैकेट या एक स्पून या एक कप इतना मिला के इसको थोड़ी देर पानी में गर्म करो फिर इसको काढ़ा पियो। लेकिन अब क्या होता है कि ये टेबलेट इतनी mg, तो क्या हो गया, पोटेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो गई ड्रग की। तो थोड़ी भी ज़्यादा ड्रग या कम ड्रग अंडर डोज या ओवर डोज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के कारण क्या हो गया, फार्मासिस्ट को ड्रग का साइंटिफिक नॉलेज भी बढ़ना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके किसका, पब्लिक का, किसका, डेंजरस दैट आर इनहेरेंट इन देयर यूज, ड्रग के यूज में। फॉर दिस वेरियस ऑडियो विजुअल एंड लिटरेचर लीफलेट्स आर यूज्ड। इसके लिए क्या हो गया, ऑडियो विजुअल कुछ थिंग्स यूज़ करते हैं, या लीफलेट आप बहुत सारी जगह देखते हैं, या बहुत सारी मेडिसिन में आप देखते हैं कि वो लीफलेट्स आपको देखते हैं, उसमें ड्रग के बारे में किस तरह से यूज़ करें, ये सारी चीज़ें रहती है। फार्मासिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंसलिंग द पेशेंट। पेशेंट की काउंसलिंग में फार्मासिस्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ काउंसलिंग का केवल एक ही चीज़ सोची जाती है, कोई डिप्रेशन में हो या किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा हो तो काउंसलिंग उसको मोटिवेशनल थिंग में लेते हैं। ऐसा नहीं, काउंसलिंग मतलब यदि किसी पेशेंट को किसी जो पर्टिकुलर एक फॉर्मुलेशन है उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, इंसुलिन इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा है, तो ये भी एक टाइप की काउंसलिंग है। आप सिखा रहे हैं पेशेंट को किस तरह से क्या करना है। ही यूटिलाइज हिज नॉलेज एंड क्लेरिफाई हिज पेशेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट डोजेज रेजिमेन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइस हिम टू ड्रग रिलेटेड प्रिकॉशन। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, डोजेज रेजिमेन के बारे में बताएगा। भाई आपको डिसाइड किया कि इस तरह से टॉपिकल रूट वाला डोज है आपके पास या टेबलेट है या किस है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अभी कभी कभी क्या होता है, आपके पास सस्पेंशन है। सस्पेंशन आप देखेंगे तो दो तरह के सस्पेंशन आते हैं, दो तरह के सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन की प्रिपरेशन एक ही होती है, लेकिन एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए आता है, एक इंटरनल यूज़ के लिए आता है। कप सिरप और ये बहुत सारे ऐसे होते हैं सस्पेंशन, इनको हम पीने के लिए यूज़ में लेते हैं, और बहुत सारे सस्पेंशन ऐसे हैं जो बॉडी पे हम लगाते हैं। तो सस्पेंशन अब उसको बताना पड़ेगा ना पेशेंट को कि ये किस तरह से लेना है, ठीक है। और ड्रग के साथ जो ड्रग का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ क्या प्रिकॉशन लेना है ये। अब इसमें सबसे पहली बात आ जाती है पेशेंट कंप्लायंस। अब ड्रग जो है उसको लेने में पेशेंट कंप्लायंट है या नहीं है। अब परसेंटेज कंप्लायंट हम इसमें बात करते हैं, कैसे निकालते हैं, NPD माइनस NME अपॉन NPD इंटू 100, इस तरह से हम इसको निकालते हैं। NPD मतलब नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज। अब नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज यदि किसी डॉक्टर ने बोला है कि इतने डोज 5 दिन तक लेना है, TIDA लेना है दिन में 3 बार, मतलब 15 डोज। अब नंबर ऑफ मेडिकेशन इरर। अब मेडिकेशन इरर क्या हो गई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है मेडिकेशन इरर्स में। या तो आप एक डोज भूल गया कोई पेशेंट 5 दिन में, ये हो गया। या फिर कभी किसी पेशेंट को हमने दिया है कि 6 ml या 6.5 ml सिरप लेना है। अब 5 का मार्किंग रहता है, 7.5 का मार्किंग रहता है और 10 का मार्किंग रहता है उस पर केप पे। 6.5 का नहीं रहता, तो अप्रॉक्सीमेटली रहता है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो मेडिकेशन इरर है होने के चांसेस हैं। फिर रीज़न फॉर नॉन कंप्लायंस। अब पेशेंट नॉन कंप्लायंट क्यों है, क्या रीज़न हो सकते हैं। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहली बात यदि हम करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये क्या होता है कि जो लिपिड वाले इंजेक्टेबल्स हैं, हमने देखा होगा कि जिनका बेस लिपिड का रहता है या ऑयली जो बेस के इंजेक्शन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। कुछ ड्रग ऐसी है जो ऑयल बेस में ही डिज़ोल्व होती है, ऑयल बेस में ही स्टेबल है, तो उस तरह के इंजेक्शन यदि पेशेंट को लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेन
करते हैं। और कुछ पेशेंट में कभी कभी ऐसा होता है स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो इस तरह से अनकम्प्लाइंट या नॉन कंप्लायंस इज जनरली ऑब्जर्व। टाइप ऑफ थेरेपी, अभी थेरेपी की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है लॉन्ग टर्म थेरेपी है, 6 महीने 8 महीने साल भर, तो वहाँ पर डोज मिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। या फिर कुछ ऐसी थेरेपी है जिसमें एक साथ किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, उसी के साथ उसको स्किन की प्रॉब्लम हो गई, तो सो मेनी डिजीज उसको एक साथ आ गई, और उसमें आपको जो देखेंगे ट्रीटमेंट बहुत सारी दवाइयाँ हो जाएंगी, मतलब तकरीबन 10 से 12 ब्रांड हो गए। अब 10 से 12 ब्रांड में उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी दवाई खाऊं, भूल जाता है। तो यह फॉरगेटफुलनेस भी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितनी है ड्रग की। कोई ड्रग का टी हाफ काफ़ी कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें कोई ऐसी ड्रग है जो, कुछ एंटी कैंसर ड्रग ऐसी है जो दिन में 4 बार लेना रहती है। अब 4 बार लेना है, 5 बार लेना है, पेशेंट भूल जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कॉस्ट, आर्थिक, जो आप यदि इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ आती है इकोनॉमी। लोगों की जो है अर्निंग वो बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है उसको या तो पेशेंट अवॉइड करता है या खरीद ही नहीं पाता, तो ये एक प्रॉब्लम है कॉस्ट के साथ। फिर पुअर इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि आपने एक्सप्लेनेशन डॉक्टर ठीक से नहीं कर पाया पेशेंट को कि भाई हमको लेना किस तरह से, उसने समझाया तो सही। एक तरफ क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट जाता है, वो खुद अपनी बीमारी से इतना परेशान रहता है कि एक तो उसका माइंड जो रहता है वो कॉन्शियस एक जगह नहीं रह पाता है, उसका अटेंशन ठीक नहीं रहता, और उसमें डॉक्टर यदि उस स्पीड से बता दे कि इस तरह से लेना है या डॉक्टर जल्दी मेरे, तो एक प्रॉब्लम। अब तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मासिस्ट को और जो फिजिशियन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन लोगों को इसको समझाना चाहिए और वहाँ से इंस्ट्रक्शन ठीक से देना चाहिए, जो देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट की हालत ऐसी नहीं रहती कि वो इंस्ट्रक्शन ठीक से ले पाए, तो यहाँ पर नॉन कंप्लायंस के चांसेस होते हैं। साइड इफेक्ट, एज नो ड्रग इज विदाउट साइड इफेक्ट, हम सब जानते हैं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ही। इसके कारण क्या होता है कि जैसी किसी को प्रॉब्लम हुई, जनरली नॉसिया, वोमिटिंग या अपसेट, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस कारण से क्या होता है, बहुत से पेशेंट ने आपने सुना है ना कि बहुत गर्म पड़ी, किसी को समझ करो एमॉक्सिसिलिन या डाइक्लॉक्सासिलिन किसी पेशेंट को दिया, अब उसको क्या हो गया, उससे जो एमॉक्सिसिलिन एम्पिसिलिन का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डायरिया कॉज करना। तो डायरिया कॉज करा तो वो बोलेगा सर हमको तो बहुत गर्म दवाई थी हमने बंद कर दी, तो यहाँ पर डोज चेंज हो गया। या किसी को वोमिट हो गई तो वो बंद कर देगा। कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन। अब यूज़ आपने कैसा करा, किस कारण से हो सकती है, कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आपने जो ड्रग का यूज़ है वो अंडर डोज में, क्या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग गिव्स लेस थेरापेटिक इफेक्ट एंड कंडीशन गेट मोर वर्स्ट। एग्जांपल, मिसिंग इवन अ डोज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल कैन लीड टू द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब क्या हो गया, अंडर डोज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो ड्रग को जो प्रॉब्लम है, जो बैक्टीरिया या वायरस है, उसको और रेजिस्ट करता है और इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि कंट्रासेप्टिव पिल की एक भी डोज गलती से मिस हो गया तो क्या चांसेस रहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में लीड टू द अनकंट्रोल्ड सीजर्स और इवन डेथ। अब किसी पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट ड्रग लेना है, लेकिन उसने क्या करा, वो डोज मिस कर गया, या जो डोज लेना था वो डोज मिस कर गया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अनकंट्रोल सीजर आ जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आ गया कि जब वो बाइक राइड कर रहा है तो फिर क्या होगा, डेथ के भी चांसेस है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक्सेसिव डोज में का सीरियस हेल्थ हजार्ड्स, किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रहता ही है। ज़्यादा यूज़ करा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकती है। और जैसे हम बात करते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ पैरासीटामोल काज ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। अब मिसलेनियस की बात करते हैं, क्या हो सकता है, नॉन कंप्लायंस में अराइज थ्रू अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू सेल्फ ट्रीट अ सिमिलर कंडीशन। अब किसी पेशेंट को नॉन कंप्लायंस कैसे होगी, किसी पेशेंट को एक सिमिलर प्रॉब्लम है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी स्किन प्रॉब्लम है, या कुछ भी तरह का इन्फेक्शन है, किसी को सपोज करो कि बुखार आया, अब बुखार आने में क्या हुआ, उसने एक पेशेंट ने ट्रीट कराया, दूसरा बोलेगा इसी दवाई को मैं भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरह आपके पास इम्प्रॉपर टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमिंग आउटडेटेड मेडिकेशन। अब जैसे एक्सपायरी डोज किसी ने ले लिया तो भी सीरियस प्रॉब्लम
हो सकती है। अब बात करें यदि हम, तो यहाँ पर आएगी फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग। इस पर जनरली क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। अब फार्मासिस्ट का क्यों यूज है पेशेंट काउंसलिंग में? टू प्रोवाइड इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल केयर, अ फार्मासिस्ट नीड टू एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव इन अ पेशेंट फार्माकोथेरेपेटिक आउटकम। पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड्स अस अपॉर्चुनिटी टू elicit the necessary information from a patient and to enable safe and effective use of medication। अब पेशेंट की काउंसलिंग सीधी सी बात है, आपको इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन करना है। यूज़ जो मेडिकेशन है उसका यूज़ इफेक्टिव हो, पता पड़े हमने आप किसी को दे दिया वो इंसुलिन का पेन दे दिया, अब इंसुलिन का पेन आपने उसको सीधे से ओपन करना ही नहीं सिखाया, 4 दिन तक लगा रहा है और वो जो ड्रग है वो बाहर ही जा रही है, बॉडी में ही नहीं जा रही है, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नुकसान भी हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग करेगा तो किस तरह से करेगा, ये आ गया रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पैकेज। जो ड्रग है उसको किस तरह से पैकेज से बाहर करना है, किस तरह से यूज में लाना है। ये इंसुलिन का हो गया, पेन का, एक इनहेलर आप देखते हैं तो उसमें वो कैप्सूल आते हैं, वो फोड़ के डालते हैं, तो इस तरह से आपको वो देखना है कि किस तरह से रिमूव करते हैं। हाउ टू एडमिनिस्टर, किस तरह से लेते हैं। सपोज करो क्या हो गया, कुछ ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, या कुछ रेक्टल और वेजाइनल प्रोसेसरीज है, तो इंसर्शन किस तरह से करना है। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, सबलिंगुअल टेबलेट है, सबलिंगुअल टेबलेट को क्या होता है, स्वेल कर लेता है, जबकि यहाँ पर उसको बोलना है कि भाई इसको स्वेलो नहीं करना है। सबलिंगुअल टेबलेट के बारे में, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग, द फार्मासिस्ट मस्ट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन टाइम। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताना बहुत जरूरी है। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते हैं, ये गैस्ट्रिक अपसेट करती है। वहीं पे आप एंटासिड ले रहे हैं तो एंटासिड में आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आप कभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बोलता है ना ये दवाई खाली पेट लेना है, मतलब आपको एंटासिड मॉर्निंग में ही लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। पता पड़ा आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, दोपहर में 2 बजे एंटासिड ले रहे हैं, तो सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह यदि हम अजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो अजिथ्रोमाइसिन की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो एम्प्टी स्टमक बहुत बेहतर है। यदि आप उसको आफ्टर फूड लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है अजिथ्रोमाइसिन का वो डिले हो जाता है। एसिडिक मीडियम में उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हाई है। नॉन कंप्लायंस इज जनरली ऑब्जर्व्ड व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग नंबर ऑफ मेडिकेशन। नंबर ऑफ मेडिकेशन हम जब देख रहे हैं तब नॉन कंप्लायंस देखने को मिलता है। द पेशेंट शुड मेक अ चार्ट ऑफ मेडिकेशन सो एज टू अवॉइड फॉरगेटफुलनेस एंड इम्प्रूव कंप्लायंस। भाई इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, इतनी बजे ये लेना है तो क्या होगा, पेशेंट भूलेगा नहीं। ड्यूरेशन ऑफ यूज़, अब ड्यूरेशन ऑफ यूज़ कितने लंबे समय तक ड्रग को यूज़ करना है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। स्टोरेज ऑफ ड्रग, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इट्स सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। हम देखते हैं बहुत सारी ड्रग पे आपको लिखा आता है कि भाई इसको अम्बर्ट कलर बॉटल में रखते हैं और डायरेक्ट लाइट से, सनलाइट से बचा के रखते हैं, खराब हो जाएगी। किस तरह से आप रखेंगे, चिल्ड्रन से, बच्चों की पहुंच से दूर रखना। ड्रग शुड नेवर बी एक्सपोज एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कूल और ड्राई प्लेस में। अब आप देखते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं जनरली उनको फ्रिज में रखा जाता है। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि स्टोरेज की कंडीशन क्या है। ये काउंसलिंग कौन करेगा, फार्मासिस्ट। और क्या करेगा, एलर्जीज के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा, ड्रग केपेबल टू कॉजिंग एलर्जीज लाइक पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड सब पूछता है ना डॉक्टर, सल्फर ड्रग की कोई एलर्जी तो नहीं है। इसका मतलब यही है कि भाई एलर्जी के लिए डॉक्टर भी आपको करेगा और पेशेंट, यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो भी आपकी काउंसलिंग करेगा। यही सब काउंसलिंग का पार्ट है। इट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ड्रग इंड्यूस एलर्जी। ये इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि जो ड्रग इंड्यूस एलर्जी है उसके चांसेस कम हो जाएगा। मेडिकेशन हिस्ट्री वो पूछेगा आपसे कि मेडिकेशन हिस्ट्री है, उसके साथ दूसरी ड्रग दे सकते हैं कि नहीं है, डिसकंटिन्यू करना है कि नहीं, स्किन रैशेस आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड इफेक्ट्स, द फार्मासिस्ट मस्ट टेल द पेशेंट अबाउट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। जो मेडिकेशन के कॉमन साइड इफेक्ट है वो फार्मासिस्ट पहले ही बता देगा, तो पेशेंट क्या करेगा, उसको उस डोज को बंद नहीं करेगा। अदरवाइज पेशेंट क्या करता है, बोले यार इससे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने बात करा था एमोक्सिसिलिन से, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि डायरिया हो गया, तो वो दवाई बंद कर देगा और सीधा सा बोलेगा डॉक्टर को जाके 3 दिन बाद के साथ मुझे तो गर्म रही दवाई पर। लेकिन क्या है, वो उसका ड्रॉबैक है उस मॉलिक्यूल का। उसी के साथ यदि आप ओपाइड एनाल्जेसिक लेते हैं तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। अब एंटासिड में आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यदि यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
मेट्रोनिडाजोल के साथ आप जब भी देखेंगे, जब मेट्रोनिडाजोल डायरिया में पेशेंट को लिखी है या किसी और इन्फेक्शन में पेशेंट को लिखी है तो उससे क्या होता है, हेडेक। डाइफेनहाइड्रामिन में कास्ट, सेडेशन। डाइफेनहाइड्रामिन जब देंगे, हम जब देखते हैं जब सर्दी हो जाती है किसी पेशेंट को, तब वहाँ पर क्या होता है, डाइफेनहाइड्रामिन दिया तो क्या करेगा, वो सेडेशन कॉज करेगा। एम्पेसिलिन, एमॉक्सिसिलिन की हमने बात ही कर ली, डायरिया कॉज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि फार्मासिस्ट की जो ड्यूटी है वो बताएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, डरने की बात नहीं हो, इस तरह से पेशेंट की काउंसलिंग करेगा। ड्रग इंटरेक्शन, द फार्मासिस्ट शुड वार्न पेशेंट अबाउट पॉसिबल इंटरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग विथ फूड, बेवरेज एंड अदर ड्रग। तो इसको बताना पड़ेगा कि इसके साथ कौन सी दवाई नहीं लेना है। बहुत कम केसेस हैं जो इस तरह के हमारे रूटीन में एलोपैथी में आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी रहती है कि जिसके साथ आप खट्टा नहीं खाना है या कुछ एक विशेष प्रकार की ही उसमें इसको बनाना है। तो इस तरह के ड्रग इंटरेक्शन फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। फिर रिफिल इंफॉर्मेशन, फार्मासिस्ट मस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट वेदर और नॉट द प्रिस्क्रिप्शन इज टू बी रीफिल्ड और नॉट। अब उसको बताना है कि भाई आगे फिर लेना है या नहीं लेना है, 10 दिन बाद लेना है या नहीं लेना। अब जैसे कार्डियक या डायबिटिक का कोई पेशेंट है, उसमें लिख दिया उसने रिपीट फॉर 6 मंथ, या जो ट्रीटमेंट लिया वो 6 मंथ के लिए लिखा। अब पेशेंट ने 1 महीने का ले लिया या 15 दिन का ले लिया, तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बोले कि भाई आपको 15 दिन बाद फिर लेना है, 1 महीने बाद फिर लेना है, इतने समय तक चलना है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन is given to fulfillment of the prescribed instruction by the patient for patient compliance. Short and simplest sentence should be used to, सिंपल सेंटेंस, छोटे सेंटेंस ज़्यादा समय तक बोलते ना, बोले अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टेट्रासाइक्लिन के बारे में बार बार बताना, बता देता है डॉक्टर्स को, औषधि आपको बताना है कि भाई मिल्क और एंटासिड के साथ नहीं लेना है। इमल्शन उसको बोलना है, बोले भैया इसको जब भी लगाओ तब बॉटल को अच्छे से हिलाना, शेक वेल बिफोर यूज। अब एक क्वेश्चन आता है कि एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग पे जो फार्मासिस्ट है वो किस तरह से एडवाइस देगा। इसका एडवाइस का मतलब ये है कि जो कॉमन प्रॉब्लम से है या साइड इफेक्ट है वो पहले ही बता दे। मेट्रोनिडाजोल, इफ हेडेक परसिस्ट यूज एस्प्रिन और पैरासिटामोल। अब ये जिसके कारण दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाने से तो रहा, तो वो बोलेगा भाई दर्द हुआ तो एक काम करना, एस्प्रिन और पैरासिटामोल यूज कर लेना। अल्कोहल का यूज बंद कर दे 3 दिन 4 दिन, जितने दिन मेट्रोनिडाजोल का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिनाजोपाइरिडिन की यदि बात करेंगे, इसमें क्या है, पहले बताते भाई तेरा यूरिन का कलर चेंज होगा, डरने की बात नहीं है। फेरस सल्फेट, जितने भी आयरन के टेबलेट, कैप्सूल, सिरप है, इसमें आप जब भी देखेंगे फेरस सल्फेट रहेंगे तो क्या होगा, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैकिश कलर हो जाता है। और वहीं पे किसी भी पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट को जब हम ओरल सिरप रहते हैं तो अक्सर पेशेंट के टीथ ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे टीथ के कैल्शियम से रिएक्शन करके डिपॉजिट होने लग जाता है टीथ पर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। डाइजेपाम ड्राउजिनेट्स क्रिएट करता है। सेलिसिलेट, खाली पेट सेलिसिलेट नहीं लेना है, खाली पेट लिया तो आपको क्या, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। चियोवेल टेबलेट, डू नॉट सेलो, चीव देम, ये उसको बताना है। इस तरह से वो एडवाइस दे सकता है, इसमें और आप ऐड कर सकते हैं जितनी ड्रग आपकी जरूरत है, इस तरह की एडवाइस वो देगा पेशेंट को। अब मेडिकेशन हिस्ट्री की बात करते हैं कि फार्मासिस्ट मेडिकेशन हिस्ट्री क्यों ले और किस तरह से वो काम आती है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, फार्मासिस्ट कंडक्ट अ पेशेंट इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड ऑल द ड्रग दैट पेशेंट हैज टेकन इन हिज पास्ट। वो एक इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू से मतलब उसका काउंसलिंग करेगा, उस काउंसलिंग में वो लेगा कि आपने कितनी ड्रग ली, उस ड्रग की एक लिस्ट बनाएगा। एनी हाइपर सेंसिटिविटी टू अ स्पेसिफिक ड्रग, कोई सी भी ड्रग के लिए एक हाइपर सेंसिटिविटी यदि है तो वो मार्क करेगा। फूड हैबिट क्या है, ड्रग डिपेंडेंस क्या है, किसी पेशेंट को आदत है, लत क्या है, वो उसको पढ़ेगा। इंटॉक्सिकेशन विद केमिकल्स, केमिकल्स के साथ कोई प्रॉब्लम है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कैसी है। इट शुड ऑलवेज इंक्लूड ओटीसी ड्रग आल्सो, वो ओवर द काउंटर ड्रग, पेन किलर कौन सी खाता है क्या। मेडिकेशन हिस्ट्री सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के कारण मेडिकेशन हिस्ट्री की जाती है, तो बात कर देते हैं। इट सप्लाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पास्ट एलिमेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ एलर्जी। इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है कि इस पेशेंट ने इतनी दवाई ली, इसका पास्ट रिकॉर्ड पूरा है। ड्रग विच वर इनइफेक्टिव ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट, अब इसमें समझ में आ जाता है किसी कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, फिर वो ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर बोलता है चलो हम दवाई बदल के देखते हैं। जब दवाई बदल के देखते हैं तो फिर ट्रीट हो जाता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि इसको ये पहले 6 महीने इस पर्टिकुलर ड्रग से ट्रीटमेंट चला था, जिसके कारण से ये ठीक नहीं हो पाया, फिर जब ड्रग डोज चेंज हुआ तो पेशेंट ठीक हो गया।
पेशेंट सेल्फ प्रिस्क्राइबिंग हैबिट एंड विथ विच OTC ड्रग ही प्रिफर्स। अब उसको सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की आदत हमको पता चल जाती है कि भाई ये कितना होता है, कौन सी ड्रग जनरली ये खाता रहता है। टू स्टडी पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट की कंप्लायंस क्या है भाई, वो IV में ज़्यादा कंप्लाइंट है या ओरल में, सस्पेंशन में, सिरप में, ये पता चल जाएगा। बिसाइड द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन इट ऑल्सो गिव अस डिटेल प्रिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर, डोज फ्रॉम, स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग एंड डेट ऑफ रिफिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है कि उसको लिखना है, किस डॉक्टर ने लिखी, किस तारीख को लिखी, किस कारण से लिखी, कितनी स्ट्रेंथ में लिखी, कितने दिन तक चली, और वापस से रिफिल करने का डॉक्टर ने बोला था, पेशेंट ने कराया या नहीं कराया। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट रखेगा। मेडिकेशन हिस्ट्री होगी। द फार्मासिस्ट कैन प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी ऑफ पेशेंट केस बेस्ड ऑन हिज मेडिकेशन हिस्ट्री एंड प्रेजेंट इन द फिजिशियन प्रियर टू डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के प्रियर पेशेंट को दे देगा फार्मासिस्ट की, भाई ये देख लो सर, जो हमारा जो रहेगा फिजिशियन उसको, कि इसकी ये पेशेंट की हिस्ट्री है। इट विल हेल्प द फिजिशियन और बेटर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट। इससे क्या होता है, फिजिशियन को मालूम है, अच्छा ये दवा ये ले चुका है और इससे इसमें फ़ायदा नहीं होता, ये लिया था, तो उसको ड्रग सिलेक्शन में ईजी रहेगा। इस तरह से ये आपका पेशेंट काउंसलिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। मॉडर्न टेक्निक्स जो हम बात करते हैं, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट, वो सब यही है। थैंक यू वेरी मच।